ठीक है, तो उसके बाद खरगोश की तरह टांग देंगे। खरगोश का कान पकड़ के टांगते हैं ना, खरगोश का कान पकड़ ऐसे नहीं टांग देते, तो कैसे छटपटाते रहता है ऐसे, समझ गए? हाँ अच्छा लगता है उसका क्या? अरे खरगोश कान पकड़ से उठाए। उसी तरह उठाया जाता है। आइए देखिए, यहाँ पर एक्सेलेरेशन वैरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलेरेशन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? डीवी अपॉन dt लिख सकते हैं, और टी स्क्वायर, और dt इधर जाएगा तो dv इज इक्वल टू क्या आएगा? टी स्क्वायर इंटू डी टी आएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे क्योंकि हमको वेलोसिटी चाहिए। अब हमारा t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितना है? v कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। आगे जाकर आप सीखेंगे अपने जीवन काल में कि इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से। तो फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम पे चाहिए? 3 सेकेंड पर। यही इंटीग्रेट करने से आ जाएगा। तो यहाँ dv का इंटीग्रेशन v कहाँ से कहाँ? 1 से v इज इक्वल टू यहाँ टी क्यू बाई 3 होगा, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 3, तो यहाँ पर v माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ 1 बाई 3, और पुट करेंगे अपर लिमिट 3 टू द पावर 3 माइनस 0 पावर 3, तो यहाँ v माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ पर 3 इंटू 3 स्क्वायर बाई 3, ये कैंसिल आउट हुआ, तो v माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 9, और फाइनली तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए? ये निकालना बहुत बड़ी बात थी क्या? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अभी लिखिएगा नहीं, बाद में आराम से आप लिख लीजिएगा, समय देंगे। जिनसे नहीं बन रहा है वो ध्यान से देखिए, और इसके बावजूद भी नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। आप ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, डाउट आप पूछ नहीं रहे हैं, जब हम पूछ रहे हैं तो आप बता नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि सबसे पहले आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, उसके बाद अपने साथ। ठीक है, हमारे साथ धोखा क्या करेंगे? आइए अब देखिए, यहाँ पर एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है? पूरा दुनिया जानता है, dv अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, क्या ऐसे लिखने की हिमाकत मैं कर सकता हूं? ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद यदि हम इसको ऐसे अरेंज करें, dv अपॉन ये dx को यहां रिप्लेस कर दें, यदि ये dx यहां से यहां रिप्लेस हो जाए और ये dt इधर आ जाएगा, कर सकते हैं ना? तो यहां पर dx लिख दिए इनटू dx बाई dt। तो क्या आपने जीवन काल में कभी ऐसा कुछ देखा है आपने? इसको क्या कहते हैं? v कहते हैं, v नहीं कहते हैं, v कहते हैं। ठीक है, v हम लोग बोलते हैं, और सही में क्या होता है? v। तुम छोड़ दो तो रहने दो। a बराबर इसको क्या बोलेंगे? dv अपॉन dx इंटू v। तो a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। यहां पर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ x है। देख रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल उससे करस्पॉन्डिंग a है। यदि रेशियो सेम है तो a सेम रहेगा। आप कभी ये हमेशा समझिएगा, जीवन कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इस बात से कि यदि x में चेंज आया और v में भी चेंज आया, चूंकि v और x दोनों में चेंज आ रहा है इसलिए a चेंज करेगा, कोई जरूरी नहीं। यदि v और x का चेंज होने का रेट सेम है तो a कांस्टेंट आएगा। जब कोई बॉडी, ध्यान से सुनिएगा और बात को समझाइएगा मुझे, जब कोई बॉडी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है? यदि किसी बॉडी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या हम कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं कह सकते, और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा भी नहीं। यदि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वैरी कर रहा है, उसका वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, इस लाइन को समझ गए? और ये लाइन को रिपीट कर लीजिएगा। यदि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका वेलोसिटी वैरी करेगा, और यदि उसका एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है तो भी उसका वेलोसिटी वैरी करेगा। किसी बॉडी का
एक्सेलरेशन यदि 0 है उस केस में उस बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और जब बात वेलोसिटी की है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो वो तभी कांस्टेंट होगा जब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा। यदि किसी वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। और यदि किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो भी वो कांस्टेंट नहीं होगा। समझ गए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, तभी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? यही कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सेलरेशन पे भी अप्लाई करते हैं। एक्सेलरेशन का यदि मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है और डायरेक्शन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन चेंज करेगा, और अगले केस में यदि किसी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन वैरी कर रहा है, तो भी वो वैरी करेगा। समझ गए? तो अभी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि यदि पोजीशन के चेंज होने से वेलोसिटी में चेंजेस आता है और यदि ये रेशियो कांस्टेंट रह जाता है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन इस केस में नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी वैरी करेगा ये वैरी कर जाएगा, और ये वैरी करेगा तो एक्सेलरेशन वैरी कर जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे हम बात करें, यदि पार्टिकल का टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कर रहा है और ये दोनों रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो यदि चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट कैसे रहेगा? तो जैसे देखिए यहाँ पर डीवी में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जिस इंटरवल से टाइम चेंज हो रहा है उसी इंटरवल से यदि वेलोसिटी चेंज होगा तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और उनका रेशियो ही तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। यदि वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकेंड था 2 सेकेंड पर, आगे जाकर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया 4 सेकेंड पर, तो 4 - 2 कितना हुआ, और वहाँ 10 - 5 कितना हुआ, 5। तो ये जो रेशियो है यदि ये मेंटेन रह गया तो रेशियो मेंटेन होने से एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि वेलोसिटी तो बढ़ रहा है। और जब किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ही, यदि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी घटेगा ही। समझ गए? 2-3 पॉइंट जो आप 9th क्लास में पढ़े थे, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ये सब कुछ 9th क्लास में आपको पढ़ना है, आपको 9th क्लास में पढ़ के आना है। और यदि आप भूल गए हैं तो आपको आगे इस चीज़ को रिपीट करना है। 11th में फिर ये रिपीट होगा, काइनेमेटिक्स में इंटर करेंगे तो फिर रिपीट होगा, क्वेश्चंस करेंगे और रिपीट होगा। अभी आपको यहाँ और इस फार्मूला में दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये फार्मूला कहता है कि यदि वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन। और यहाँ इफ वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो हमें क्या मिलेगा? समझ गए? और एक और आता है, एक और टर्म आता है, उसको ध्यान से समझिए। ये फर्स्ट हो गया, एक्सेलरेशन की बात है, ये सेकंड हो गया, और अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो थर्ड की बात कर रहे हैं। और ये अब थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड को ध्यान से देखिए। v बराबर क्या होता है? dx/dt, और पूरी दुनिया जानती है एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? dv/dt। तो यहां पर d/dt ब्रैकेट में v, तो d/dt। अब v की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? dx/dt। तो अब हम लोग इसको क्या कर लिखेंगे? d2x/dt स्क्वायर, एक्सेलरेशन a बराबर। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हाँ, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि यदि हम पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और यदि पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलता है, और 2 बार डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलता है। समझ गए? एक्सेलरेशन 3 तरह से मिल सकता है। पहला, यदि पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दूसरा, यदि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो उसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और यदि पार्टिकल का वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली पोजीशन चेंज करेगा, तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हम एक्सेलरेशन पा सकते हैं। तो ये तीसरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये तीनों एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। जैसे यहां पर एक्सेलरेशन का किससे रिलेशन है? पूछ क्या रहा है? सिचुएशन दिया क्या है? वेलोसिटी के बारे में पूछ क्या रहा है?
तो तीनों इक्वेशन में कौन सा ज्यादा फेवरेबल इक्वेशन होगा? फर्स्ट। यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ वैरी कर रहा है तो वहां पर इसको फॉलो करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है, और या इसको फॉलो करना, इसको फॉलो करना आसान होगा। लेकिन ये देखना होगा कि पोजीशन और वेलोसिटी का क्या रिलेशन दे रखा है, ठीक है। इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन देते हैं, आपको खुद समझ में आएगा कौन सा फॉलो होगा। अभी समझ में आया जो मैंने बताया? इफ एक्स, या फिर कह लीजिए कि एक्सेलरेशन, टाइम कितना हुआ? टाइम ज्यादा हो गया, बंद कर दो उसको, बंद कर दीजिए।